नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर आपके अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आज ही वर्कशॉप कैलकुलेशन का, उसमें 4 तारीख के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट के अंदर, तो जो बच्चों ने हमें भेजे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा, तो उन तीनों एग्ज़ाम को क्वेश्चन को कलेक्ट करके और हमने जो है ये वीडियो तैयार की, जिसके अंदर जिन बच्चों के आगे एग्ज़ाम होने वाला है उनको फ़ायदा हो सके, और जिनका हो गया है वो अपना एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो क्रॉस चेक कर सके। तो जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जिनका हो चुका है वो भी देखिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपको जो है थ्योरी के अंदर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो थ्योरी में अगर रिपीट होते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर भी आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप जो है डेली टू डेली जितने जो है एग्ज़ाम रिव्यू आने वाले हैं उन सभी को देखोगे तो आपके पेपर में आप देखोगे कि उसमें से पासिंग मार्क्स यानी कि लगभग जो है 50 से 60% क्वेश्चन तो रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें से अगर देख के जाओगे तो आपको देख के जाना, आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होने ही वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी हमने एक जो है बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ अभी ख़त्म की है और एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का पूरा जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करवा रहे हैं। तो आप वो जो है अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है यहाँ से आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा बल सीधे स्तंभों के संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है, यानी कि कौन सा बल जो है वो आपका सीधी स्तंभों के बीच में जो है संपर्क के लिए सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, कर्षण बल है, धक्का बल है, घर्षण बल है, या मित्र देशों की शक्ति वाला जो बल है वो आपका है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि जो घर्षण जो बल है यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका इसका जो है राइट आंसर होता है। तो अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी कि घर्षण गुणांक जो है वो कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यह बल और क्षेत्र अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। यह सामान्य प्रतिक्रिया और वस्तु की मात्रा के बीच का अनुपात है। यह वजन और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात जो है, आपके अनुपात पूछा है, इसका मतलब कोई भी दो चीज़ है ना बटा के अंदर होगी, यानी कि ऊपर की तरफ घर्षण बल होगा और नीचे की तरफ अगर सामान्य प्रतिक्रिया होगा, तो ये जो अनुपात होता है ये किसका होता है, तो घर्षण का गुणांक, यानी कि आपका जो है फ्रिक्शन का जो है आपका गुणांक जो होता है वो आपका ये होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर जिन बच्चों ने बी किया है, यानी कि घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है, तो उनका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि अभी ने पीछे बात की थी ना, तो ये किसी दूसरे बच्चे की जो है आपकी पारी में आया हुआ क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक जो होता है उसको किसके द्वारा शो करते हैं, कि क्या उसका प्रतीक क्या है। तो म्यू जो होता है दोस्तों, म्यू के द्वारा अपने उसको शो करते हैं, यानी कि जो आपका घर्षण गुणांक है उसको किसके द्वारा शो करते हैं, तो म्यू के द्वारा। जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका बी आंसर किया था उनका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो बाती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहन का उपयोग किया जाता है, लब तेल, ग्रीज, शीतलक, काटना तेल। तो यहाँ पर आपका जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा लब ऑयल जो होता है वो आपका यूज किया जाता है इसके अंदर, लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपका यूज किया जाता है। इसने पूछा है कि लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपका कौन सा जो आपका तेल है वो यूज किया जाता है, तो लब ऑयल जो होता है वो आपका यूज
किया जाता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे लब ऑयल किया था उसका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सा संघनन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लब तेल छप। तो ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ था और इस बार भी ये क्वेश्चन आया है। हमें जो है बच्चे ने जो भेजा था उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आपका डाला हुआ था कि ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और अब की बार भी ये पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, फीड दबाव फीड प्रणाली, स्पेशल फीड प्रणाली या फिर सेना फीड प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्पेशल फीड प्रणाली जो है वो आपका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि संघनन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा से जो है आपका उपकरण है जिससे आप लुब्रिकेशन जो है वो करते हैं। तो तेल का डिब्बा है या फिर स्वतः हाइड्रोलिक प्रकार का दबाव बंदूक है या फिर टी हैंडल प्रेशर गन है, यानी कि टी हत्था दबाव बंदूक है या फिर दबाव ग्रीस गन है। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया दोस्तों ये डायग्राम आपको दिया गया है टी हैंडल जो आपका प्रेशर गन है उसका डायग्राम दिया गया। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका सी आंसर किया था तो उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि संघनन के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है, यानी कि ये जो डायग्राम दिया गया है इससे संघनन के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दबाव फीड प्रणाली, स्पेशल फीड प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली या सेना फीड प्रणाली। तो इसका जो है आपका ग्रेविटेशनल फीड प्रणाली यानी कि ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली जो होता है वो आपका इसका राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया था उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है, जो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को प्रभावित करता है वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आकार। तो वस्तु के गुरुत्व के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो उसको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है। तो उसको दोस्तों जो आपका द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है वो आपका प्रभावित करता है किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। कोई भी आपका जो वस्तु है यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर प्रभावित करने की बात आएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कौन सा चीज़ प्रभावित करेगा तो द्रव्यमान। जिन बच्चों ने द्रव्यमान किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किसी गोले के गुरुत्व का केंद्र क्या है, किसी गोले के गुरुत्व का केंद्र क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र में या फिर परिधि पर, व्यास पर, त्रिज्या पर। यानी कि आपसे पूछा गया है किसी भी आपका जो गोला है तो उसके लिए जो आपका गुरुत्व का केंद्र जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। तो सेंटर के अंदर ही होगा ना। तो किसी गोले का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा, गोले के केंद्र में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सी। जो जिन बच्चों ने किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा लोचदार सामग्री है। दोस्तों मैं आपको जो है लास्ट के अंदर अपना जो है व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा और आपको चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में सभी जो लिंक है आपको टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें जो है ये आपके पेपर में जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो हमें भेज सकते हैं। उसकी हम क्लास लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वो क्वेश्चन तभी लेके आ सकते हैं जब आप हमें भेजेंगे। तो आप हमें क्वेश्चन भेजते रहिए, हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लोचदार सामग्री है, यानी कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। तो इलास्टिक मटेरियल पूछा गया है यानी कि मुलायम मटेरियल पूछा गया है। तो नायलॉन है या फिर पॉली स्टायरीन है या फिर सेलुलोइड है या फिर पॉलीकार्बोनेट्स है। तो यहाँ पर इसका जो है नायलॉन जो होता है दोस्तों वो आपका एक तरीके का क्या होता है, लोचदार यानी कि जो है इलास्टिक मटेरियल की कैटेगरी में आता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा बल रिवेट पर कार्य करता है, यानी कि कौन सा बल है जो रिवेट पर कार्य करता है। आपसे पूछा गया है तनाव बल है, संपीड़न बल है, कर्तन बल है, झुकाव बल है। यानी कि कौन सा जो बल है वो आपका तनाव जो बल है वो, या संपीड़न बल, कर्तन बल, झुकाव बल, कौन सा बल रिवेट पर कार्य करता है। जो रिवेट होती है ना उसके ऊपर कौन सा बल काम करता है। तो आपका जो कर्तन बल है, शेयर जो फोर्स है, ये आपका काम करता है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबल है
ये आपको जो डायग्राम दे रखा है इसमें कौन सा प्रतिबल दिखा रखा है, तो अभी जो आपको पीछे दिखाया था वही सेम आपका जो है ये दिखाया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे एक रिबट दिखा रखी है और पूछा गया कौन सा प्रतिबल लगा हुआ है, तनाव बल, संपीड़न प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वहाँ पे कौन सा था, तो कर्तन प्रतिबल, तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कर्तन प्रतिबल जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि उच्चतम लोड से मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, यानी कि उच्चतम जो लोड से मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सुरक्षा गुणांक कहलाता है, पराभव बिंदु कहलाता है, उच्चतम बिंदु कहलाता है, यंग मापांक कहलाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाएगा उच्चतम बिंदु, यानी कि उच्चतम बिंदु जो है वो आपका कहलाता है, जो आपका उच्चतम लोड और मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, पराभव बिंदु कहते हैं, सुरक्षा गुणांक कहते हैं, यंग मापांक कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहेगा यंग मापांक जो है वो उसको कहा जाता है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2 पारियों में आया हुआ था, तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आपकी पारी में आया हुआ है और आपने यंग मापांक किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है, यानी कि कौन सा बल जो है क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है। तो आपसे पूछा गया शेयर प्रतिबल या फिर टॉर्सनल प्रतिबल, अनुलंब प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल। तो यहाँ पर इसका जो है पूछा गया कि जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो टॉर्सनल प्रतिबल होता है वो आपका जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके ऊपर कार्य करता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि विभिन्न ऊष्मा उपचारक प्रतिक्रियाएं क्या है, विभिन्न ऊष्मा उपचारक प्रतिक्रियाएं क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं एनीलिंग, नॉर्मलाइजेशन, हार्डलिंग और टेम्परिंग, यानी कि ऊष्मा उपचार प्रतिक्रियाओं को एक कैटेगरी के अंदर रखा है और पूछा है कि कौन सी कैटेगरी इनमें से सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। नॉर्मलाइजिंग, सोकिंग, कूलिंग, पेंटिंग, हार्डनिंग, सोकिंग, पेंटिंग, पैकिंग, टेम्परिंग, कूलिंग, पैकिंग, सोलिंग। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इस ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया में कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपको आगे मिल जाएगा इसी क्लास के अंदर ही। तो इसके अंदर आपको पूछा गया था कि कौन सा ऊष्मा उपचार की प्रतिक्रिया में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग जो होती है ये आपके चारों के चारों ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया के अंदर आते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि ऊष्मा उपचार की प्रतिक्रिया क्या है, ऊष्मा उपचार की प्रतिक्रिया क्या है। तो संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रतिक्रिया है, या फिर आयामों को बदलने के लिए हीटिंग की प्रक्रिया है, आयामों को मापने के लिए कूलिंग की प्रतिक्रिया है, या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हीटिंग और झुकने की प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों जो आपकी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया है वो संरचना और गुणों को बदलने के लिए जो हीटिंग और कूलिंग की जो प्रतिक्रिया होती है उसको बोलते हैं अपने ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया दोस्तों। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। जिन बच्चों ने ए किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा जो है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास मैंने पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर पूरी की पूरी मिल जाएगी दोस्तों। तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की उसके अंदर सारी की सारी क्लासें आपको दी हुई है। अब देखिए इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेस वातावरण में कौन सी प्रतिक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है, यानी कि कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेस वातावरण में कौन सी प्रतिक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है। तो केस हार्डनिंग है, नाइट्राइडिंग है, या फिर कार्बोराइजिंग है, या फिर इंडक्शन हार्डनिंग है। तो देखिए कार्बोराइजिंग जो होती है उसकी प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है कि आपका जो कार्बन के अंदर जो प्रवेश करने वाला जो कार्बन वातावरण है उसको स्टील को गर्म किया जाता है। कौन सी प्रतिक्रिया के अंदर, कार्बोराइजिंग के अंदर किया जाता है। तो जिन बच्चों ने सी किया था इसका तो उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है पूछा गया था इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है, इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है। सामग्री का बिल
पैकिंग, सूचना सारणी, हैंडबुक। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है कार्य के अनुमान से संबंधित है। तो सामग्री का बिल है, पैकिंग है, सूचना सारणी है या हैंडबुक है। तो देखिए इसके अंदर जो आपका अनुमान से संबंधित कौन सा है, कार्य के अनुमान से संबंधित कौन सा है। तो सामग्री का जो बिल होता है वो आपका कार्य के अनुमान से संबंधित होता है कि आप अगर सामग्री का बिल देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा काम आप इसे करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ए किया था यानी कि सामग्री का बिल, तो आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है अगर किसी ने कर दिया है तो उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कार्यों के विस्तृत विनिर्देश का वर्णन किया जाता है। कार्यों के विस्तृत विनिर्देश का वर्णन किया जाता है गुणवत्ता, मात्रा, कारीगरी, निष्पादन की विधि, रंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया दर, परिवहन, उपचारी, ऊपरी व्यय या फिर जो है रख रखाव, स्टॉक लागत। तो कार्यों को विनिर्देश किया जो है जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, इसने पूछा कि कार्य का विस्तृत विनिर्देश का वर्णन करता है। तो कार्य के बारे में जो है ना कौन सी चीज़ है वो सारा सब कुछ बता देती है। तो देखो गुणवत्ता कार्य की, कार्य को कितना करना, मात्रा, कारीगर कौन है या निष्पादन की विधि जो है यानी कि कौन से मेथड से आप करने वाले हो वो आपका जो है विधि जो है, और उसके बाद में रंग या फिर जो आपका दर, परिवहन, ऊपरी व्यय। तो ये आपका कार्य के विस्तृत वर्णन के बारे में बताता है क्या, या फिर रख रखाव, स्टॉक या लागत। तो देखिए गुणवत्ता, आपका जो काम है उसकी गुणवत्ता कितनी रहने वाली है, मात्रा कितनी रहने वाली है, कारीगर कौन सा यूज कर रहे हैं और कौन से तरीके से काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से तो आप कार्य के बारे में सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं ना। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है ए अगर किसी बच्चे ने किया तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन सा है पूछा गया है, और ऑप्शन दिए गए हैं। सीमित घर्षण फिसलने के घर्षण के बराबर है, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो सीमित घर्षण जो होता है, ठीक है ना, वो आपका फिसलने के घर्षण के बराबर होता है क्या। रोलिंग घर्षण फिसलने के घर्षण के से अधिक होता है क्या, या फिर स्लाइडिंग घर्षण जो होता है वो हमेशा सीमित घर्षण से कम होता है। और इसके बाद में पूछा गया सीमित घर्षण हमेशा फिसलने के घर्षण से कम होता है। तो देखिए स्लाइडिंग जो घर्षण होता है दोस्तों वो हमेशा सीमित घर्षण से क्या होता है, कम होता है। अगर किसी बच्चे ने सी आंसर इसका किया है तो उसका जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किस तरह के शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। किस तरह के शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे दूर धूल कैरी करने के लिए, दूर धूल कैरी करने के लिए, गर्मी दूर ले जाने के लिए, दूर नमी ले जाने के लिए, दूर सूखापन ले जाने के लिए। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तो दूर धूल कैरी करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, या फिर दूरी गर्मी दूरी ले जाने के लिए, या फिर दूर नमी ले जाने के लिए, या फिर दूर सूखापन ले जाने के लिए। तो गर्मी जो होती है उसको दूर ले जाने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है किसका। तो आपका शीतलक जो है उसका एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है किसके लिए, तो गर्मी दूर ले जाने के लिए। तो आपका इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में आपका पूछा गया है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। तो संतुलन का उदाहरण कौन सा है जिसमें शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। ऑप्शन दिए गए थे स्थिर होती है, तटस्थ होती है, अस्थिर होती है या क्षैतिज होती है। तो अस्थिर जो स्थिति होती है उसके अंदर आपका जो है शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है, वो आपका एक संतुलन की स्थिति है क्या। शंकु जो है वो आपका नीचे की तरफ सीधा पड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस अगर नीचे है फिर तो आपका एक तरीके की संतुलन की स्थिति में। लेकिन अगर नोक पे खड़ा है आपका शंकु, यानी कि जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो अगर नीचे है तो उस कंडीशन में वो एक अस्थिर स्थिति है ना। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जिन बच्चों ने सी किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिबल कहते हैं, विकृति कहते हैं, पाइसन कहते हैं, अनुपात पाइसन अनुपात कहते हैं, या फिर सुरक्षा गुणांक कहते हैं।
तो देखिए आपसे पूछा गया किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबल, विकृति, पाइसन अनुपात या सुरक्षा गुणांक। तो यहाँ पर जो विकृति कहते हैं अपने, जो आपका वस्तु का आयाम के अंदर जो परिवर्तन होता है और मूल आयाम जो होता है उनका जो अनुपात होता है उसको विकृति जो है अपने स्ट्रेन जो है वो अपने कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो लंबाई के अंदर जो परिवर्तन है और मूल लंबाई के अंदर जो अनुपात के अंदर जो परिवर्तन है उनका क्या कहते हैं, तो अनुलंब विकृति कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं या पाइसन अनुपात कहते हैं। तो अनुलंब विकृति जो है इसका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने लीनियर स्ट्रेन किया था यानी कि अनुलंब विकृति किया था उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो जो है उसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि जो है बाकी बच्चों को पता लगे। और दूसरा, आपके पेपर में क्वेश्चन कितने आए हुए थे इसमें से वो जो है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए ताकि बाकी बच्चों को ये पता लगे कि इसमें से क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, तो वो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। तो दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया है, यानी कि स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया है। तो एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है। ये मैंने आपको अगर याद है तो मैंने पीछे बताया था ना कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से रिलेटेड ही डाला है। पूछा गया है कि आपकी स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया है, और वहाँ पे क्या आया हुआ था कि ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो चारों ऑप्शन दिए हुए थे ना, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो ये चारों की चारों ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया में थे। और अब यहाँ पे क्या पूछा है कि स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया है, तो यहाँ पर इसका जो है हार्डनिंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो है 3000 वर्ग फुट के घर का निर्माण लागत क्या है। अगर आपसे पूछा गया कि 3000 वर्ग फुट का एक घर बनाना है तो उसके लिए निर्माण लागत क्या होगी, कि निर्माण लागत अगर जो है 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, सामग्री और श्रम सारा कुछ मिला के। अब देखो इसका क्या है कि आपसे पूछा गया है कि 3000 वर्ग फुट का मुझे घर बनाना है, यानी कि 3000 जो है स्क्वायर फुट का मुझे क्या बनाना है, घर बनाना है। तो इसने पूछा है कि निर्माण लागत जो है वो आपकी क्या होगी। अगर जो है 1 स्क्वायर फुट जो है घर बनाने के लिए जो है मेरे लेबर इतनी लग रही है, सामग्री इतनी लग रही है, इतना मेरा सामान लग रहा है, इतनी मेरी मेहनत लग रही है, खाना पीना इतना लग रहा है, वो सारा कुछ मिला के 1 स्क्वायर फुट के लिए कितना लग रहा है, 2000। तो अगर 1 स्क्वायर फुट के लिए 2000 लग रहा है, इसका मतलब है जो आपके 3000 स्क्वायर फुट है उनके लिए कितना लगेगा। तो मैं इसको अगर 2000 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 2000 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, लगभग जो है इतना आंसर है आ जाएगा दोस्तों। जो है मेरे पास जो लगभग आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर इतना आएगा, 60 लाख जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन में दिया गया ना। जिन बच्चों ने यहाँ पर 60 लाख किया था उन बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। इनके न्यूमेरिकल जो है मैंने इस क्वेश्चन की जो आपकी क्लास है इसके अंदर कम डाले हैं, नहीं डाले हैं। रीज़न ये है कि उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर से अलग से क्लास लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे ये होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो है जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन भेज रहे हैं उसके अंदर जितने जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी को कलेक्ट करके जब आपके 20 से 25 या 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में वो सारे के सारे क्वेश्चन की आपको एक क्लास मिल जाएगी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए किए जाने वाले ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया का नाम क्या है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए किए जाने वाले ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया का नाम क्या है। नॉर्मलाइजिंग है, एनीलिंग है, हार्डनिंग है या टेम्परिंग है। अब देखिए इसके अंदर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एनीलिंग। अब देखिए एनीलिंग का क्वेश्चन आ गया और हार्डनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, तो हो सकता है आपकी जो शिफ्ट है उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सके दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर जो है जिन बच्चों ने एनीलिंग किया था उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया का नाम क्या है।
यानी कि ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया का नाम क्या है जहां धातु को गर्म किया जाता है और पानी या तेल से बुझाया जाता है। यानी कि ऊष्मा उपचार प्रतिक्रिया का नाम क्या है जहां धातु को गर्म किया जाता है और पानी या तेल से बुझाया जाता है। तो आपसे पूछा गया हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्पर या फिर एनिलिंग टेम्पर। तो आपके जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो हार्डनिंग रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाले हैं दोस्तों क्योंकि हमें जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था ये हार्डनिंग बताया था कि मेरे क्वेश्चन में से हार्डनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो मैंने हार्डनिंग से रिलेटेड दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए डाल दिए। आपके पेपर में अगर आता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदता है। यानी कि शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदता है तो उसको विक्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे, गुंजाइशी मूल्य कहेंगे या बट्टा मूल्य कहेंगे। यानी कि अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, अपने कोई लेख खरीद रहे हैं तो उसको अपने क्या कहेंगे, तो अपने क्रय मूल्य कहेंगे ना, क्योंकि क्रय मूल्य ही खरीदने वाला होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचने, सेलिंग प्राइस बेचने वाला होता है। तो कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य या क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। जिन बच्चों ने इसका क्रय मूल्य किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि 132 केवी लाइनों के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। 132 केवी की जो लाइनें होती है उनके लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा गया उच्च तनाव केबल, सुपर तनाव केबल, अतिरिक्त उच्च तनाव केबल, अतिरिक्त सुपर तनाव केबल। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज जो केबल होती है उनका यूज़ किया जाता है दोस्तों। वो आपका 132 केवी की जो लाइनें होती है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कि 132 केवी की लाइनों के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे कि उच्च तनाव, सुपर तनाव, अतिरिक्त उच्च तनाव। तो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा जो है सुपर वोल्टेज होती है, यानी कि अतिरिक्त सुपर तनाव वोल्ट जो वो आपकी लाइन है उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी रहेगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर डी किया था उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर रखे हैं और आप जो है आराम से पास होने की कैटेगरी के अंदर आ रहे हो दोस्तों। तो आज के सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने भेजे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको जो है हमें ये कमेंट करके बताना है कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, और जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है उनको जितने भी पेपर आपके आगे हो रहे हैं उनकी जो आपको क्वेश्चन आंसर है वो हमें जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सअप ज़रूर करना है, ताकि जो बाकी आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं तो उनको इनसे फ़ायदा होता रहे और हम लोग आपके लिए इसी तरह की क्लास लेके आते रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी और नॉलेजेबल रही होगी। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।